बट फिर भी वो क्यों रुका? द टेबल एग्जर्ट्स, यस, हु हैज सेड व्हाट, किसने क्या कहा? फिर भी बॉल अल्टीमेटली क्या होता है, आपको रुक जाता है। क्यों रुक जाता है भाई? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी उस पर वर्क करी। वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या है? द टेबल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉल। तो ये बॉल स्टॉप क्यों हुई? बॉल स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसने क्या किया, बॉल को रोक दिया। नाउ if the table is made smoother, the force of friction is reduced and the ball moves through a larger distance. Imagine a situation in which they get rid of friction completely. और ऐसा करो, उसको इतना स्मूथ बना दिया, इतना स्मूथ बना दिया कि इस पर फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन है ही नहीं तो क्या बॉल रुकेगा ही नहीं, वो मूव करता ही रहेगा। इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। Then the ball will continue to move without slowing down till it reaches the edge of the table and drops off. तो इस केस में क्या होगा, वो बॉल मूव करता रहे, करता जाएगा, अल्टीमेटली वो फॉल डाउन ना हो जाए, वो जब तक कि टेबल टॉप से नीचे नहीं गिर जाए। तो फ्रिक्शन फोर्स जब एक्सटर्नल एजेंसी तो उसे रोकती है, अगर एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होती है तो उसे रोक नहीं पाती है। योर वॉइस इज नॉट विजिबल, योर वॉइस इज नॉट विजिबल। एनी कंफ्यूजन इन दिस वन? अभी तक कोई परेशानी है? देखिए डिफरेंस आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? क्या होता था और क्या अब होने लगा? पहले क्या होता था कि किसी बॉडी को रोकने के लिए हम लोग समझते थे कि आपको सॉरी मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए, किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए। बट गैलीलियो ने क्या बताया कि नहीं, अल्टीमेट मतलब सारे बॉडी मोशन में ही रहेंगे अगर उन्हें फोर्स नहीं लगाया जाएगा, उन्हें रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या क्या बताया? बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। वाइल अर्लियर कैसे माना जाता था? अर्लियर ये माना जाता था कि there was general belief that a force is necessary to keep a body moving with uniform velocity। एक फोर्स चाहिए मोशन में रखने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रखने के लिए, जिसको गैलीलियो ने गलत साबित किया। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। देखिए यहाँ पे एक बॉल इंक्लाइन प्लेन एक बनाया गया, बॉल को यहाँ पर रोल किया गया, और बॉल जब यहाँ पे उसकी स्पीड v है, जब यहाँ पे पहुंचती है तो v डैश है। यू हैव टू फाइंड आउट विच velocity will be greater, v or v dash? Sir, V. Yes, it's not v, it will be v dash। यहाँ पर जब रोल करोगे बाबू तो धीरे धीरे तो एक्सेलरेट करेगा ना, तो यहाँ पर आके उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एंड ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वहां पर तो वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करेगा। अगर ये पोजीशन ए है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी यहाँ पे होगी। समझ रहे हैं? तो इट विल बी v डैश विल बी ग्रेटर देन v। ठीक है, अब देखो दूसरा केस। अगर बॉल को यहाँ पे से फिर रोल करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, नीचे से रोल करते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं, फिर यहाँ पे एक v मान लो और यहाँ पे v डैश मान लो। अब बताओ विच वन विल बी ग्रेटर, v और v डैश? Sir, V. दिस टाइम इट विल बी v। वेरी गुड। इस टाइम क्या होगा? v विल बी ग्रेटर देन v डैश, क्योंकि नीचे हम यहाँ पर क्या किया, हमने एक्सलेट किया, ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी अल्टीमेटली 0 होगी। यहाँ पर देखिए 0, यहाँ नीचे उतरने पे 0 नहीं होगी, वो अल्टीमेटली आगे और आगे जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इस वाले राइट लेफ्ट साइड वाले केस में v डैश विल बी ग्रेटर देन v, एंड द राइट साइड जब वो अपवर्ड जा रहा है उसमें v विल बी ग्रेटर देन v डैश। अब देखो एक नॉर्मल प्लेन है, ये तो इंक्लाइंड प्लेन था, स्लोप वाला था, एक नॉर्मल प्लेन है, यहाँ पर बॉल को रोल किया गया। ठीक है, और एक v माना जा रहा है और एक v डैश माना जा रहा है। अब बताओ इसमें क्या रिलेशन होगा? सर दोनों इक्वल होगा।
दोनों, वेरी गुड, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन डिक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। जैसे अभी गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट तो स्टार्ट ही हम लोगों ने किया, बट इस पर हम लोगों ने जो बताया ये था कि वो अ बॉडी कंटिन्यूज टू मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप इट, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्सेस को हम लगा के रोके नहीं। ठीक है, what will happen if it rolls on a horizontal plane? The case is just in between the two situations described above. The result must also be in between. So moving up, यहां हम लोगों ने देखा मूविंग डाउन, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये मूविंग अप, स्पीड क्या होगा, डिक्रीजेस। जब वो नीचे जाता है स्पीड क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब वो ऊपर जाता है तो स्पीड क्या होता है, डिक्रीज करता है। मूविंग हॉरिजॉन्टली, जब हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा स्पीड क्या होगा बताइए। Constant. Very good. Speed will be constant. Neither it will increase nor decrease. Any confusion? No, sir. Okay. Further अब देखो गैलीलियो इसको फिर फर्दर एक्सप्लेन करता है। गैलीलियो reached this conclusion में क्या पाया गया कि बॉल को जब यहाँ पर बॉल इस तरह से टंगा हुआ, ठीक है, ये बीच में समझिए, तो बीच में है डॉटेड लाइन से, यहाँ पे बीच में था, इसको लेफ्ट राइट मूव कराया गया। जब इधर मूव कराया गया जिस पोजीशन पहुंचता है फिर वापस आता है। सपोज कर लो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन, और जिस हाइट पे वो छोड़ा जाता है, मतलब ऐसे मूव कराया गया और अल्टीमेटली जिस हाइट पे इधर पहुंचा, सेम हाइट पे जब इधर पहुंच जाता है फिर वो वापस आता है, फिर सेम हाइट पे इधर, मतलब वो उस सर्टेन हाइट से ऊपर नहीं जाता। अगर सपोज लोग ये कर लो कि ये हाइट h है, ठीक है, तो ये भी हाइट जो होगी आपको h ही होगी, ये h हाइट से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इधर ले गया उधर ले गया, ये एक्सपेरिमेंट कर गैलीलियो ये फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, Yes, sir. उसने कहा कि ऐसा ही नहीं कि पेंडुलम से जब बॉल को बांधेंगे तभी ये सिचुएशन होगा। उसने क्या किया, एक राउंड शेप का कुछ ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है, ऐसा लिया और यहां पे बॉल को रखा, यहां पे बॉल को रखा और यहां से उसने रिलीज किया। ये रिलीज किया, अल्टीमेटली बॉल यहां पे आने के बाद फिर वो बॉल बाहर नहीं जाता है, यहाँ पे आया बॉल और फिर यहां से वापस आ जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता जाता है। तो उसने क्या किया था, पहले केस में उसने बताया था कि पेंडुलम, पहले तो कहा यार पेंडुलम से चूंकि बंधा हुआ बॉल है इसलिए वो मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बाहर नहीं जा पा रहा और या और हाइट पे नहीं जा पा रहा है। बट यहाँ पे जब उसने कहा कि नहीं ऐसा किसी और केस में भी हो सकता है, तो उसने एक हेमिस्फेयर लिया, उसमें बॉल को रखा। व्हाट हैज हैपेंड, द हेमिस्फेयर इज रिप्लेस, फिर उस हेमिस्फेयर को फिर फर्दर रिप्लेस करेगा। वो कैसे करेगा भाई, यहाँ मैंने बताया कि इस हाइट पे, जहां जो मैंने बताया कि इस हाइट पे वो पहुंचेगा फिर वो वापस जाएगा, फिर इसी हाइट पे पहुंचेगा फिर वो वापस जाएगा, मीन्स हाइट मेंटेन कर रहा है। अब उसने थोड़ा और डिफरेंट शेप लिया, एक तरफ से तो ऐसे लिया है और दूसरी तरफ थोड़ा ऐसे ले गया है। मुझे थोड़ा इसे इरेज करना होगा। अब कर्व को थोड़ा ओपन किया, इस तरह का कर दिया फिगर। अब यहाँ पर फिर बॉल को छोड़ा, ठीक है, अब ये बॉल यहां से छोड़ा, जो अल्टीमेट जब तक उस सेम हाइट पे नहीं पहुंचेगा, जब तक यहाँ पे बॉल नहीं पहुंचेगा वो मूव करता रहेगा, बॉल जाता रहेगा जब तक यहाँ पे नहीं पहुंच जाए, फिर यहाँ पे पहुंचेगा फिर ये वापस हो जाएगा, फिर इधर आएगा फिर ऐसे जाएगा, मतलब शेप चेंज कर दिया तब भी बॉल वो एंड तक जा रहा है, उस हाइट तक जा रहा है। ठीक है, और इसने और थोड़ा कर्व किया और इसको थोड़ा लंबा कर दिया, ठीक है, यहां से बॉल को छोड़ा, ये आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। यहाँ पे बॉल को रखा, ठीक है, यहाँ से बॉल को छोड़ा, बॉल यहाँ जा रहा है जा रहा है, इस हाइट पे जब बराबर हाइट पे पहुंच गया तब वो रुक गया और फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर वो वापस हो गया। ऐसा नहीं होता, यहाँ से आगे जा सकता था बट वो बॉल आगे नहीं गया। अब उसने क्या किया, इसको बिल्कुल सीधा कर दिया ऐसा,
लेट मी इरेज दिस वन, को फ्रेश बनाते हैं। देखो ऐसा किया, ऐसा, ठीक है। यहां पे से बॉल को छोड़ा, अब बॉल कहाँ गया? बॉल चला गया, ये बॉल चला गया। क्यों चला गया? कि बॉल को वो हाइट कभी भी नहीं मिल पाई जिस हाइट पे उसे अटेंड, जो हाइट उसे अटेंड करना था, जो पहले केसेस में वो अटेंड कर पा रहा था। देखिए ये सेम हाइट, ये हाइट, यहाँ पे दोनों बराबर हाइट है, यहाँ पे दोनों बराबर हाइट है, यहाँ पे दोनों बराबर हाइट है, बट ये हाइट उसको मिल नहीं रही है। इस बॉल को ये हाइट नहीं मिली, ये चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। तो what he concluded, this means its speed will not decrease and hence it will travel with uniform velocity on a horizontal surface. तो वो बॉल क्या होगा? मूव करता चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि वो हाइट उसे कभी भी नहीं मिल पाएगा। In this very case, here the ball will never stop as it won't attain, it won't attain the same height from it was released, कभी भी नहीं पहुंच जा पाएगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. No, sir. सर एक क्वेश्चन है। नो सर। यस सर, बोलिए क्वेश्चन। सर जैसे बॉल अगर हाइट तक पहुंच गया उसके बाद तो उसका स्पीड डिक्रीज होने लगेगा। हाँ, हाइट तक पहुंच गया, फिर वो रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो गया, रिटर्न बैक हो जाएगा, फिर वो जहां से रिटर्न हुआ फिर उसी हाइट पे वो पहुंचना चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया हॉरिजॉन्टल बॉल, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉल रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि उस पे जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, और यहाँ पर तो रुक जाता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन की तरह मौजूद होता है। अगर फ्रिक्शनल लेस सरफेस होगा तो वो कभी भी रुकेगा नहीं, बॉल विल कंटिन्यूसली रोलिंग डाउन, वो हमेशा रोल करता चला जाएगा। मिनट and no unbalanced force acts on it, then it continues to be in rest. If a body is at rest and no unbalanced force acts on it, then it remains at rest. वो आपको रेस्ट में ही रहेगा। सेकेंड, इसी का सेम पॉइंट, जैसे हम लोग रेस्ट को बस अब मोशन से रिप्लेस कर देंगे। इफ अ बॉडी इज मूविंग एंड नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट विल कंटिन्यू टू मूव एट कांस्टेंट स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। इफ अ बॉडी इज मूविंग and no unbalanced force acts on it, then it continues to move in a uniform velocity, with a uniform velocity or constant velocity. In a fixed direction. ठीक है, if a body is moving and no unbalanced force acts on it, then क्या होगा? It will continue to move at constant speed in a fixed direction. वो move करेगा constant velocity के साथ एक fixed direction में।
The third point. If an unbalanced force acts on it, किसी भी एक्ट करेगा, ठीक है, acts on a body, it will accelerate. अगर अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो बॉडी विल क्या क्या करेगा, बॉडी, द बॉडी विल एक्सेलरेट. ओके, तो हम लोगों ने देखा किस तरह से रेस्ट में होगा, नो बैलेंस फोर्स होगा तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में होगा अनबैलेंस्ड. ओके, अनबैलेंस फोर्स होगा तो वो नहीं लगेगा, तो वो मोशन में ही रहेगा, फिक्स डायरेक्शन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. और अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है तो वो बॉडी को क्या करेगा, एक्सेलरेट कराएगा. तो इन दोनों का टुगेदर, दीज फैक्ट्स टेकन टुगेदर फ्रॉम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और दोनों का जो कंजुगेशन हुआ, आपको कॉम्बिनेशन हुआ, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट and Newton's first law of motion. Ultimately what we get, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट कहते हैं, या फिर और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, गैलीलियोस, और ये गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट क्या था, इट वाज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया आप लोग समझते हैं, व्हाट इज इनर्शिया? गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया एक्सपेरिमेंट या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. The idea was suggested by Galileo and was later formulated into a law by Newton. और ये आइडिया किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, जिसको न्यूटन ने एक लॉ बनाया. तो अल्टीमेटली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, या मैं आपको तो अल्टीमेटली जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कंक्लूड किया गया वो क्या है, अ बॉडी एट rest will remain at rest and a body in motion will remain in uniform motion unless acted upon by an unbalanced force. Newton's first law of motion. सर तो ये जो अब तीनों हम न्यूटन लिखेंगे, इसी का तो कंक्लूजन निकला ना. इसमें क्या कहा जा रहा है कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, इसमें कहा जाता है मोशन में तो मोशन में रहेगा, और इसमें कहा जा रहा है कि अनबैलेंस फोर्स उसको एक्सेलरेट करेगा. तो तीनों का कंक्लूजन ये निकला कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest. और फिर इसका दूसरा केस, a body in motion will remain in motion, and a body in motion will remain in motion रेस्ट में. जो यहाँ कहा जाता है रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, उसी को तो आपको कंबाइन कर दिया गया. ठीक है, will remain in motion unless acted upon by an unbalanced force. जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है तब तक वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में तो मोशन में रहेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये था आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस तरह से फाइंड आउट हुआ. अल्टीमेटली गैलीलियोस का लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट ऑफ, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, आपको वो चीजें बताई, और फाइनली न्यूटन्स ने लॉ फॉर्मुलेट किया. What is inertia? The inability of a body
to change on its own, खुद से चेंज करना, to change on its own, the inability मतलब जिसमें कैपेसिटी नहीं होता, inability of a body to change on its own its state of rest, its state of rest or of motion, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करने में जो इनएबिलिटी होती है, इनकैपेसिटी होती है, इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। और इसमें क्या होते हैं, दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि या तो रेस्ट में होगा तो रेस्ट में होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा आपको इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर मोशन में रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर मोशन में होगा तो मोशन में रहना चाहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है। इन जनरल हेवियर बॉडी हैज ग्रेटर इनर्शिया देन ए लाइटर बॉडी। relation between inertia and mass. Heavier body will have more inertia than a lighter body. जो हेवी बॉडी होगा उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा बनिस्बत के लाइटर बॉडी में। ठीक है, वो हम कैसे दे सकते हैं आपको, जैसे दो बॉडी को ले लो, एक 2 kg मास का है, एक 100 ग्राम मास का है। ठीक है, दोनों को इक्वल वेलोसिटी से फेंको और दोनों को रोकने की कोशिश करो। ठीक है, तो 2 kg का मास वो आपको हाथ को थोड़ा चोट पहुंचा सकता है बनिस्बत के 100 ग्राम को। ठीक है, 2 kg वाले को मास को रोल करो, ठीक है, और 100 ग्राम वाले को रोल करो, 100 ग्राम मास वाले को रोल करो, दोनों को रोल करो और दोनों को रोकना है। इसमें रोकने में तुम्हारे हाथ में चोट लगेगी, यू विल फील द फोर्स। ठीक है, इसमें जो मिलेगा और इसमें जो लगेगा, जाहिर सी बात है यू विल फाइंड F1 इज ग्रेटर देन F2। तो इसी से पता चलता है इनर्शिया, इसके मोशन को रोका जा रहा है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन को, उसको भी रोका जा रहा है, बट इन द फर्स्ट केस हेवियर मास में आपको ज्यादा इनर्शिया लग रहा है। इज इट क्लियर? ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब ज्यादा इनर्शिया। यस सर। यस सर। चलिए फाइन, तो अब हम लोग रहने देंगे, इनर्शिया हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे ये क्वाइन कार्ड एक्सपेरिमेंट, जिसका मेरा एग्जैक्टली